देश में लगातार हो रहे बैंकों के स्कैम को लेकर के जनता काफी परेशान है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आए दिन खबर सामने आती है कि कभी यह बैंक फरार हो गई, कभी वह बैंक पैसे लेके देश से भाग गई। लेकिन इस सब में बस आम जनता की जीवन की पूरी जमा पूंजी फंस जाती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी कानों को बंद कर लेती है, जनता की आवाज को अनसुना कर देती है। आखिरकार क्यों देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होने के बावजूद भी ये 2 कौड़ी के बैंक जनता का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं? रातों रात ऐसी ही एक खबर हाल ही में मीरा भाईंदर शहर में नजर आई, जहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारकों की पूरी जमा पूंजी को लेकर न्यू इंडिया बैंक मालिक फरार हो चुके थे। लेकिन इस विषयों पर आरबीआई की खाता धारकों में भ्रम पैदा करने वाली निर्देशों को लेकर के आम जनता काफी विचलित और भ्रमित हो चुकी है, जिसको देख करके वॉइस ऑफ विक्टिम्स नामक संस्था और सिटी हेडलाइन ने आम जनमानस के परेशानियों को देखते हुए मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन मीरा रोड के राधा कृष्ण बैंक्वेट हॉल में रखा, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आसान भाषा में आम जनता को बताने के लिए बैंकिंग विशेषज्ञ विश्वास उटगी को बुलाया गया। इतना ही नहीं, कानूनी गांव पेज को समझने के लिए कई सारे वकील और पत्रकार भी इसे सेमिनार में उपस्थित रहे, जिन्होंने जनता की समस्याओं को कानूनी विशेषज्ञ मार्गदर्शन के 2 पेज को आसान भाषा में लोगों को बताया। इटालियन जनता के सवालों का भी इस सेमिनार में बखूबी जवाब और सॉल्यूशन दिया गया कि कैसे जनता अपने पैसे को वापस इन 2 करोड़ बैंकों से वापस ले सकती है। अभी जो लोग जानते नहीं है वो लोग उधर चले जाते हैं और मैनेजर से पूछो तो वो कहते हैं तुम्हारा 40 साल से खाता है, इधर कुछ नहीं है, आपका कुछ हुआ है क्या? 1 महीने पहले मैं 5 लाख का एफडी रिन्यू करके आई, ठीक है। बाहर आरबीआई को लिखना चाहिए ना कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो इधर जमा ना करें, इतने इसका बैलेंस मिलेगा अगर ज्यादा किया तो आपको कुछ हुआ तो। उद्योगी जी, इनका सवाल था कि उन्होंने 40 लाख रुपए जमा किया है, 40 लाख रुपए जमा किया है, और उनका सवाल था कि अगर उद्योगी जी आपको आ रही है, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअल में ज्यादा ये जो न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है मीरा रोड ब्रांच, उसमें हमारी भी काफ़ी बड़ी एफडी है और काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। और गवर्नमेंट भी न्यूज़ में ला रही है कि DCCI जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5 लाख से लिमिट वो बढ़ाने वाली है, तो वो उसका भी कोई क्लियरेंस है नहीं। 5 लाख से 15 लाख तक बढ़ाने की बात कर रही है, पर उसका भी कुछ क्लियरेंस है नहीं। प्लस आरबीआई भी कुछ इसमें कुछ गाइडलाइंस नहीं दे रही है, आरबीआई से भी कुछ भी क्लियरेंस नहीं आ रही है। तो हमारा मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और डिपॉजिटर को जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है उसका कुछ जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाले ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। वो लोग बोलते हैं कि 25,000 देंगे, 1 ही नोट देंगे, जबकि देना चाहिए अलग अलग, तो एफडी अलग है ना। हॅलो, पहिल्या 3 वर्षामध्ये मला पैसे मिळाले, इंटरेस्ट सकट सर्व पैसे मला मिळत होते। आणि आता काय झालं, 30 वर्षानंतर त्या मॅनेजरने मला सांगितलं की 5 वर्षाच्या लॉकिंग पिरियड मध्ये तुमचे पैसे ठेवा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एवढा इंटरेस्ट मिळेल। आम्ही ओके म्हणतो, कारण विश्वास होता 3 वर्षाचा, म्हणून आम्ही तो फॉर्म सही केला। त्याच्यावर फार छोट्या अक्षरात लिहिलेलं असते पण काही आपल्याला कळत नाही, पण आता आम्ही तिथे ठेवले, पैसे ठेवले। आता 3 वर्ष पुन्हा जास्त झाले। आता आम्ही हा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर जेव्हा विचारतोय त्यांना, तर त्या मॅडम आम्हाला असं सांगतायत की हे तुमचे जे पैसे आहेत हे लॉकिंग पिरियड मध्ये गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला इन्शुरन्स मिळणार नाही। तर हा एक माझा प्रश्न आहे की मला माझी अमाऊंट इन्शुअर का नाही आहे, हा पहिला प्रश्न। आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की हे लोक जे रोज डेली डे टू डे टॅली करतात बँकेमध्ये, कुठलीही अमाऊंट हे लोक जेव्हा देत असतील तेव्हा टॅली करतात, डे टू डे होत असेल, मंथली होत असेल, इयरली होत असेल,
मग असं असताना सुद्धा रिझर्व्ह बँक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व का झाली नाही? तेव्हापासून कधी लोकांना का सांगितलं? माझे हे दोन प्रश्न आहेत सर. आणि तिसरी गोष्ट, रीट पिटिशन तैयार है. यहाँ पर मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ और ट्रेड यूनियंस और जिनका पैसा 30 लाख के ऊपर है, ये सब लोग शामिल होना बहुत ज़रूरी है. एज ए पिटिशनर नंबर 2 या 3, पिटिशन नंबर मैं 1 हूँ एज ए बैंक डिपॉजिट प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ट्रस्ट भी है. तो मैं पिटिशन नंबर 1 हूँ. और बाकी के बड़े बड़े जो डिपॉजिटर्स हैं, क्योंकि 5 लाख DIC देगा ये मान के चलो, लेकिन इसके बाद ये बैंक जिंदा नहीं रहती है, ये लिक्विडेशन में जा सकती है, इसका टेक ओवर होना मुश्किल है. लेकिन हम चाहते हैं कि 5 लाख के ऊपर के जो डिपॉजिटर है, इनको कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी के बाद जो पैसा मिलेगा उसका हिस्सा पहला प्रायोरिटी डिपॉजिटर का होना चाहिए. और दूसरी बात, DICC एक्ट का क्लॉज 16 कहता है इनके पूरे पैसे पर इनका पूरा अधिकार है. तो इसलिए सिर्फ 5 लाख की बात नहीं, पूरा पैसा वापस मिलने के लिए 3 तरीके से लड़ाई है. कोर्ट के लड़ाई में ये सारे मुद्दे कानूनन, और एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी होके जो प्रोसीड्स आएगा, उस प्रोसीड्स में हमें एक न्याय मिलना चाहिए. और ये बात मेरे ख्याल से भारत देश में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि दी इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक फ्रॉड में फंसी हुई है पिछले 5 साल में. इसमें 122 करोड़ का कैश ट्रेजरी में से, करेंसी में से जाता है. ये सबसे बड़ा गुनाह है. और RBI कुछ भी नहीं कहती है, सिर्फ EOW बोल रहा है. इसलिए कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी ये सबसे बड़ी ज़रूरत है. और हम चाहते सबका पैसा, पूरा पैसा, %% उनको वापस मिले. इसलिए कानूनन लड़ाई और रास्ते की लड़ाई, उसके बाद मीडिया को बात करके एक लोगों का 5000 का बड़ा एक आज़ाद मैदान में डेमोन्स्ट्रेशन या धरना करना, ये भी आगे का प्लान है. पार्लियामेंट जारी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेशन जारी है. हमारी लड़ाई तेजी से आगे बढ़ते जाएगी. सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आज मुझे पता चला कि PMC बैंक का मर्जर होने के बाद भी डिपॉजिटर्स को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं. और कई ऐसी मीटिंग हो रही है न्यू इंडिया डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है मर्जर की बात कही जा रही है. तो मर्जर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस क्राइसिस? मर्जर पहले जो हुआ करते थे, जैसे सारस्वत बैंक ने करीब 10 बैंक ले लिए, वहाँ पे डिपॉजिटर का पैसा पूरा प्रोटेक्ट हुआ. ऐसा ये PMC का मर्जर नहीं है. PMC का मर्जर मतलब उनके सारे डिपॉजिटर को, उनके डिपॉजिट को एक यूनिटी फाइनेंस नाम के बैंक को सौंपा गया. और यूनिटी फाइनेंस बैंक ये असल में कोई बैंकिंग की ऐसी कोई संगठन नहीं है. वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का उनके पास लाइसेंस है, RBI ने दिया हुआ. तो एक कोऑपरेटिव बैंक PMC नाम की, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, इसका कन्वर्शन, टेक ओवर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने किया है, जहां पर 5 लाख का डिपॉजिट के ऊपर का डिपॉजिट 10 साल के बाद मिलने वाला है. इसका मतलब 100 रुपये में से जब पैसा मिलेगा तो वो सिर्फ 65 रुपये मिलेंगे. तो ये जो बात है, PMC की बात उनके डिपॉजिटर के हित में नहीं है. इसलिए वो लड़ाई आज भी बम्बई के हाईकोर्ट में जारी है. 35%, लेकिन पैसा गया कहाँ? 100 का अगर 100 रुपये तो मैंने पूरे भरा था, डिपॉजिट दिया था, मुझे 10 साल के बाद भी 65 रुपये ही मिले. देखिए, हर बैंक में DICC कहती है हम आपको इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं. PMC में DICC ने यूनिटी फाइनेंस को लोन दिया है. DICC ने जितना पैसा 5 लाख रुपए का होता है, वो एक लोन के तौर पर यूनिटी फाइनेंस बैंक को दिया है. बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है. इसलिए DICC कानून में जो तब्दीली हो गई अगस्त 21 में, वहाँ पे सेक्शन 18(1), 18(2) इसमें PMC को एग्जेम्प्ट किया है. और इसलिए मैं समझता हूँ 5 लाख कानूनन सब लोगों को मिले, वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुआ एक दूसरे बैंक में, और उनको एक्चुअली 10 साल के बाद मिलने वाले हैं. ये सबसे बड़ा अन्यायकारक टेक ओवर है. इसके पीछे भी एक स्कैम और साजिश है. वक्त आते ही
इसके बारे में मैं बाद में खुलासा करूंगा। सर, न्यू इंडिया बैंक के जितने भी बैंक होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका आगे भविष्य क्या होगा, उनका पैसा उन्हें कैसे मिलेगा। देखिए 25,000 तो अब मिल रहे हैं, लेकिन 5 लाख की बात हो रही है, लेकिन 5 लाख कितने लोगों को मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। मेरा कहना है कि अगर 5 लाख देना है तो आरबीआई को एक नोटिफिकेशन जारी करके 90 दिन में देना पड़ेगा, किसी को एग्जेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ बड़े अकाउंट होल्डर को जिनकी मैच्योरिटी डेट दूर की है, उनका पैसा लॉक इन पीरियड में वो देंगे नहीं। ये सरासर अन्याय है। उसको टियर 2 बॉन्ड बनाने की बात कर रही है, ये लोगों को मालूम भी नहीं है। इसलिए बम्बई की हाईकोर्ट में ये मुद्दा हमको उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि 5 लाख सबको देके 5 लाख के ऊपर का जो है वो भी हमको प्रोटेक्ट करो। ये सारी बातें कानूनन है और इसलिए संविधान के तहत मेरे पूरे पैसे पर, मेरे पूरे प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, ये बात बोलनी पड़ेगी। तो आज के तारीख में न्यू इंडिया में आरबीआई ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट नहीं हो रहा है, कुछ बातें छिपा रहा है। जैसे उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने हैं ये अभी भी बोला नहीं है। सिर्फ 122 करोड़ वो करेंसी चेंज में से पैसा गुम हो गया है, इसी के बारे में है। तो मैं कह रहा हूँ आरबीआई बहुत कुछ छिपा रहा है और 5 लाख भी पूरा नहीं देगा, इसलिए लड़के ही वो भी लेना पड़ेगा। सर, ये जो न्यू इंडिया बैंक का क्राइसिस खड़ा हुआ है, जनता ये जानना चाहती है कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और इनका आगे क्या होगा। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अंदरूनी लोग जिम्मेदार है, लेकिन आरबीआई रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है। तो आरबीआई अपना जो एक सुपरवाइजिंग और रेगुलेशन का काम है, वो जनवरी 20 को ये सब मालूम होने के बाद भी उनके 5 साल का कंकरेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और जितना सारा उनके पास डाटा है, क्या आरबीआई अपने आप को छिपा सकती है? मैं कह रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन को उन्होंने छिपाया, वैसे ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव में आरबीआई पूरी तरीके से गुनहगार है। आरबीआई को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से कि इस बैंक को किसी सॉल्वेंट बैंक में मर्ज किया जाए और सारे डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा तो होना ही चाहिए। मर्जर की बात आरबीआई खुद कहेगी कि ऑन मेरिट्स होता है, कोई लेने वाला है तो हम बात करेंगे, लेकिन 90% डिपॉजिटर को पैसा देने के बाद कौन इन्वेस्टर आके इस गड़े मुर्दे को लेगा? सर, जनता को आगे क्या करना चाहिए? जनता को इस हालत में क्या करना? देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक स्कैम है। आरबीआई बहुत कुछ छिपा रही है, इसलिए इस बैंक के लोग और इस बैंकों में नहीं, तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों को रास्ते की लड़ाई सरकार पर दबाव लाके बनाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि तमाम बैंक डिपॉजिटर जो बैंकिंग व्यवस्था में है उनके लिए एक कानून बनाया जाए और पूरा पैसा सुरक्षित रखने के लिए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेन गारंटी सारे बैंक डिपॉजिटर्स को देने के लिए इस देश की सरकार ने एक नया कानून बनाना। इसलिए हम सारे पार्लियामेंट के मेंबर की तरफ, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेफ्ट हो, कोई भी हो, सबके पास जाएंगे और एक कानून की मांग करेंगे। मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिपॉजिटर का हर पैसा, पूरा पैसा प्रोटेक्ट करने के कानून का विरोध नहीं कर सकते। थैंक यू। हो गया? नहीं, देखिए यहाँ पे 2 लाख डिपॉजिटर्स है, 40% तो 25,000 लेके चले गए। जो बचे हुए 5 लाख लेने के बाद 10% बचते हैं। अब वो 10% लोग फिर भी बड़े बड़े हैं, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ डिपॉजिट उनका है। इनको लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि सबके पैसे की सुरक्षा हमें चाहिए।